गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10+1 का 5th चैप्टर यायावर साम्राज्य पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं 2 नंबर में 3 नंबर में, उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ही नोट्स इसके मैंने बना दिए हैं। इस वीडियो में ही आप लोगों ने उनको अपनी कॉपी पे उतार लेना है। अभी तक जो हमने यायावर साम्राज्य में पढ़ा उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारा वो था चंगेज़ खान और मंगोल साम्राज्य का विस्तार। हमने चंगेज़ खान के जीवन और उसकी सफलताओं के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ा। उसकी जो विजय थी उनके बारे में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा। साथ में ही चंगेज़ खान के नागरिक और प्रशासनिक प्रबंध के बारे में भी हमने बहुत जो डिटेल में डिस्कस किया है। साथ में इसके जो नोट्स है वो भी आपको उन वीडियो के माध्यम से हमने देने की कोशिश की है। उसके पश्चात हमने यायावर समाज, चंगेज़ खान के उत्तराधिकारियों के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर से एक तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकता है, जिसमें चंगेज़ खान की सफलता के क्या कारण थे, चंगेज़ खान की अलोकप्रियता के क्या कारण थे, वह भी हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन साथ में ही आज जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वो पढ़ रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसके, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है, मंगोल कौन थे। हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मंगोल मध्य एशिया के आधुनिक मंगोलिया प्रदेश में रहने वाला एक यायावर समूह था, जो कि विभिन्न कबीलों में बटा हुआ था। मंगोल, तातार, नेमन और खितान, जिसमें मंगोल पशुपालक और शिकार संग्राहक थे। वे बहुत निर्दयी थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कबीला रहा है यायावर साम्राज्य की अगर हम बात करें, यायावर कबीलों की अगर हम बात करें। हालांकि और भी कबीले रहे हैं, मंगोल, तातार, नेमन और खितान, लेकिन मंगोल सबसे निर्दयी और सबसे महत्वपूर्ण कबीला था, जिन्होंने बाद में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो मंगोल कौन थे, 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मंगोलिया प्रदेश में रहने वाला एक यायावर समूह था, जो कि 4 कबीलों में बंटा हुआ था। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण कबीलों की हम बात करें, मंगोल, तातार, नेमन और खितान। अब हम बात करते हैं चंगेज़ खान कौन था। हालांकि हमने डिस्कस डिटेल में किया है, इसके नोट्स आप लोगों के पास है, लेकिन 2 नंबर में प्रश्न आएगा तो क्या, या 3 नंबर में आएगा तो आप क्या लिख सकते हो। चंगेज़ खान मंगोलों का सबसे महान नेता था। ये तो आपने लिखना ये है कि चंगेज़ खान कौन था। तो चंगेज़ खान की आइडेंटिटी ये है कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ मंगोल्स। तो मंगोलों का सबसे महान वो नेता था। उसने 1206 से 1227 ईस्वी तक शासन किया। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुरुलताई ने 1206 ईस्वी में उसे मंगोलों का नेता चुना और खां की उपाधि से सम्मानित किया। कुरुलताई जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था रही है प्रतिष्ठित मंगोल सरदारों की। अगर हम चंगेज़ खान के बारे में बात करें, उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ। उसके बचपन का नाम तेमुजिन था, बचपन से ही बहादुर था, और कुरुलताई ने उसे 1206 ईस्वी में खां की उपाधि से सम्मानित किया। ये सारा कुछ हमने पहले भी कर लिया इसी चैप्टर में। पहला ही चैप्टर जो हमारा है वो चंगेज़ खान के जीवन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोनों प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था, कि व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था। तो मंगोल स्टेपी क्षेत्र में रहते थे। हमने स्टेपी क्षेत्र के बारे में भी बात कर ली थी, मैप के माध्यम से भी मैंने तुम लोगों को बताया था। इस क्षेत्र में संसाधनों की बहुत कमी थी। जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इस क्षेत्र में वो बहुत कम थे, और जीविका के लिए उनको व्यापार एकमात्र उनका साधन था। मंगोलों के लिए व्यापार का जो इम्पोर्टेंस थी वो इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थे, और इन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है वो चीन से या फिर और जो क्षेत्र थे वहाँ से खरीदना पड़ती थी। मंगोल चीन से किन किन वस्तुओं का आयात करता था या निर्यात करता था। तो सबसे पहले मंगोल चीन से कृषि उत्पादों एवं लोहे के उपकरणों का आयात करता था, और देता क्या था चीन को, मंगोल चीन को घोड़े, फर और शिकारी जानवरों का निर्यात करता था। या शिकारी जानवर जो जानवर थे
उनके चमड़े या उनकी खाल इत्यादि उनको निर्यात, चीन को निर्यात करता था। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थे मंगोल साम्राज्य का जो स्टेपी क्षेत्र था, इसलिए चीन से आयात और निर्यात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। उस समय इनके टाइम में वस्तु विनिमय का भी एक स्कोप था। वस्तु विनिमय मतलब कि जिसमें सामान के बदले सामान मिलता है, पैसे देकर सामान नहीं मिलता, बल्कि जो सामान हम देंगे उसके बदले हमें कुछ सामान मिलेगा, उसे वस्तु विनिमय भी कहते हैं। तो मंगोल इस प्रकार के सोर्सेज से भी जो है वो व्यापार करता था। नेक्स्ट, चीन की महान दीवार हमने बात की, आप लोग सभी जानते हो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। विश्व के जो 7 अजूबे रहते हैं, जिसे यूनेस्को प्रतिवर्ष या फिर कुछ वर्षों के बाद डिसाइड करता है कि वो कौन सी 7 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि मोन्यूमेंट्स हैं, जिनको यूनेस्को दुनिया के 7 अजूबों में जगह दें। उसमें चीन की जो महान दीवार है, हमें सभी आप लोग जानते हो कि चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बहुत लंबी दीवार है। ईसवी पूर्व से इसका निर्माण आरंभ हुआ था। हालांकि बाद में मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए चीन के जो शासक थे, उन्होंने इस दीवार को बनाना लगातार जारी रखा। लेकिन अगर हम बात करें इस दीवार की, तो ये बहुत लंबी दीवार है और इसके बनाने का मुख्य कारण था चीन को चारों तरफ से, या चीन को दुश्मनों के आक्रमण से उनकी रक्षा करना। तो यूनेस्को, हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड एजुकेशन और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो यूनेस्को सारे जो कल्चर है उसको, कल्चर हेरिटेज है उसको संजोए रखता है, उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चीन की महान दीवार को हमेशा ही यूनेस्को की जो लिस्ट रहती है उसमें रखा जाता है। तो चीन की महान दीवार, जो कि ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष, स्पेस से भी दिखाई देती है, इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है पूरे तरीके से फिर से किया गया, जिसका मुख्य कारण था, हम बात करते हैं जिसका मुख्य कारण उन आक्रमणों से बचने के लिए इस दीवार को जो है स्ट्रॉन्ग किया गया। अब बात करते हैं खां की उपाधि से आपका क्या अभिप्राय। खां, चंगेज़ खान को उपाधि दी गई। चंगेज़ खान को उपाधि देने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है खां का? तो इसका मीनिंग है सार्वभौम शासक, ऐसा शासक जो बहुत ही शक्तिशाली हो। और कुरुलताई ने चंगेज़ खान को 1206 ईस्वी में इस उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट जो इसमें आता है वह कुरुलताई से क्या अभिप्राय है। कुरुलताई थी क्या? तो कुरुलताई प्रतिष्ठित मंगोल सरदारों की एक संस्था थी। हमने पहले भी बात की, एक सभा जिसमें जो प्रतिष्ठित मंगोल सरदार थे वो इसमें बैठते थे। और ये जो कुरुलताई थी इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। इसका मुख्य जो काम था वो था उत्तराधिकार संबंधी निर्णय लेना, कि किसी खां की या फिर शासक की मृत्यु के पश्चात कौन जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, उसको निर्णय लेते थे। राज्य के भविष्य और अभियानों संबंधी, कि कहाँ पे अटैक करना है, किस राज्य पे अटैक करना है, किससे संधि करनी है, ये सारा जो है कौन डिसाइड करता था? कुरुलताई डिसाइड करती थी। और लूट के माल का बंटवारा करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य था। जो भी लूट का माल लाते थे उसका बंटवारा करते थे कुरुलताई के सदस्य। नेक्स्ट जो प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, मुगल आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? इसका आंसर है, अच्छा, भारत पर हमने, इससे पहले कि हम बात करें कि क्या इम्पैक्ट पड़े मंगोलों के आक्रमण के, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किए उस समय दिल्ली सल्तनत, मतलब कि भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था। मतलब कि उस समय जो भारत के शासक थे वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, जिसकी स्थापना हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बाद में इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में बहुत सारे आक्रमण मंगोलों ने भारत पर किए। और ये दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, जिसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन हिस्ट्री का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैक्सिमम टीचर्स जो है वो दिल्ली सल्तनत को, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है +2 में भी, पर फिर भी उसको टच करते हैं। अगले साल जब आप +2 में जाएंगे फिर भी बहुत सारे टीचर टच करेंगे और उसको आपको बताएंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो उस समय
मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किए, जिसके कारण कि जो भारत के शासक थे उनको मंगोलों के आक्रमणों को से भारत को सेव करने के लिए उन्होंने पश्चिम भारत की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। जैसे इनका एक शासक था दिल्ली सल्तनत का, जिसका नाम था बलबन। उसने खून और लौह की नीति अपनाई, ब्लड एंड आयरन, मतलब कि इस नीति के अनुसार उसने मंगोलों को रोकने के लिए हर भरसक प्रयत्न किया और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहा। लेकिन क्योंकि मंगोल बार बार आक्रमण करते थे भारत पे और बहुत सारा सामान लूट कर लेके जाते थे, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का भी इस इन आक्रमणों से लगा। तो भारत पर बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव इन आक्रमणों के पड़े। नेक्स्ट जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है 3 नंबर में, हालांकि हमने पहले किया हुआ है, यास से क्या अभिप्राय है। तो यास है विधि संहिता। इसका प्रचलन 1206 ईस्वी में चंगेज खान ने किया था। और ये इसके काम क्या थे, जो ये नियम थे वो थे क्या, ये ज़्यादातर नियम सैनिकों के लिए थे। जैसे कि मान लो अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो एकदम से जितने भी सैनिक छुट्टी पर गए हैं उनको वापस आना पड़ता था। अगर नहीं आते थे तो उनको बहुत खतरनाक सजाएं बाद में मिलती थी। फिर कोई भी सैनिक अपने कमांडर की अनुमति के बिना लूटमार नहीं कर सकता था। एक और महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। तो 2-3 नंबर में है, बाकी बड़े में आएगा तो हमने पहले किया हुआ है। नेक्स्ट है उलूस से क्या अभिप्राय है। उलूस ये भी हमने डिस्कस किया था, पहले किया है, डिटेल में किया है, लेकिन फिर भी 2-3 नंबर में अगर हम बात करें तो उलूस का गठन चंगेज़ खान ने किया था। ये नव विजित जो क्षेत्र थे उन पर जो चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे या चंगेज़ खान के जो पुत्र थे वो इनके ऊपर शासन करते थे, और उनकी उसके पुत्रों की जो स्थिति थी इन उलूस में वो उपशासकों जैसी थी। जो चंगेज़ खान ने ये उलूस का गठन किया था, जिसमें कि उसने अपने पुत्रों को अधिकारी मतलब बनाया था, रिस्पॉन्सिबल रहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया था, क्योंकि उसमें जैसे जैसे क्षेत्र जीतते रहते थे वैसे वैसे उलूस में वो मिलते रहते थे। याम बड़े डिटेल में हमने ये भी पढ़ा है। सैनिक चौकियाँ जिसका गठन चंगेज़ खान ने किया था और 25 किलोमीटर की दूरी पे स्टार्ट होते थे। घोड़े से संदेश पहुंचाने के लिए हमेशा घोड़े इन चौकियों में तैयार रहते थे। वो हमने डिटेल में सारा पढ़ लिया है, तो आप लोगों ने वो भी ये इन यामों में यात्रियों के ठहरने का प्रबंध था पूरा हमने डिस्कस किया है डिटेल में ये कि फिर बाद में पैजा जो एक प्रकार के पास थे जो इन यामों को में रहने के लिए यात्रियों को दिए जाते थे, उसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन वही है, पैजा से क्या अभिप्राय है। तो पैजा एक प्रकार के पास थे जिन्हें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंगोल सरदार के द्वारा जारी किया जाता। 3 प्रकार के होते थे पास है, सोने चांदी और लोहे के, और उनको माथे पे बांधते थे जो भी यात्री इन यामों में जाते थे। और जो बड़े खास लोग होते थे खां के, जिनको डायरेक्ट खां जो है वो इन पासों को देता था, वो सोने के होते थे, चांदी के फिर वो दूसरे नंबर के, और छोटे जो व्यापारी थे उनको तीसरे नंबर के पास दिए जाते थे। नेक्स्ट कुबलई खां, ये भी हमने डिस्कस किया है, मंगोलों का प्रसिद्ध शासक था। उसने 1260 से लेकर 1294 ईस्वी तक शासन किया। उसने दक्षिण चीन को अपने अधीन कर लिया था, और उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि दक्षिण चीन को उसने जीता। ठीक है, उसने शिक्षा की ओर बहुत प्रोत्साहन दिया। अब हम बात करते हैं मार्को पोलो कौन था। मार्को पोलो के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि चीन का वेनिस का एक महान यात्री था, और इसने चीन की यात्रा की थी 1275 से लेकर 1292 ईस्वी तक, और कुबलई खां के दरबार में ये उस समय रहा था। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। हालांकि और भी कुछ चीज़ें इसमें रह जाती है तो जो हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने इसके नोट्स अपने लिख लेने हैं और अपने टीचर्स से जो है वो चेक करवा लेने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप कॉपीज़ अपनी वो व्हाट्सएप के थ्रू चेक करवाएंगे तो आपको हो सकता है कि टीचर्स की तरफ से भी कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो आप उनको भी फॉलो करें। बाकी अगली वीडियो में जो अगला चैप्टर है 7th चैप्टर, शायद 7th या 8th चैप्टर की वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और कोविड प्रोटोकॉल को आप ज़रूर फॉलो करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।